वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 लेकर। भैया आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे? देखो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल, है ना। सेल क्या होता है भैया, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ ऑफ दी सेल निकालेंगे भैया। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद क्या है, लेक्चर के एंड में हम एक आधा सवाल भी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो भैया सभी क्या करेंगे, अपनी बढ़िया सी सुंदर कॉपी पेंसिल निकाल लेंगे और सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। हाँ, तो हेडिंग क्या डालेंगे भैया? सबसे पहली हेडिंग डालेंगे सेल, है ना। सेल क्या होता है? देखो सेल क्या है, सेल किस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है ना। सेल क्या करती है? सेल क्या करती है भैया, लिखेंगे इसको। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी to all the components of a circuit। ठीक है, किसी भी सर्किट के जितने भी एलिमेंट्स या फिर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है भैया? सेल। जैसे हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं? जैसे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, हाँ, तो रेजिस्टेंस को एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? हमारा सेल कराएगा। ठीक है, अच्छा सेल कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे, ये रहा हमारे पास सेल, ये रहा हमारे पास सेल, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं भैया? सेल। अच्छा सेल क्या होती है? सेल एक सिंगल यूनिट डिवाइस होती है। क्या ये सिंगल यूनिट डिवाइस है? अगर मैं बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन देखूं, अगर देखो मैं कहूं कि मेरे पास कई सारे सेल लगे हुए हैं भैया ऐसे, ठीक है, हाँ, मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा भैया? फिर इसको मैं बोल दूंगा बैटरी। इसको मैं क्या बोलूंगा? बैटरी। ये वो वाला बैटरी नहीं है भाई साहब जो आप बच्चों को चढ़ाते थे स्कूल में, है ना, बैटरी जो चश्मा लगा के रखता है ना, उसको क्या बोलते थे? बैटरी बोलते थे ना। ये वो वाली बैटरी नहीं है। हाँ, ये क्या है, हमारे घरों में जो यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं बेंट्रा, है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? बेंट्रा। ये वो वाली बैटरी भैया। अच्छा, तो सेल क्या होती है? सेल एक सिंगल यूनिट डिवाइस होती है जो कि क्या करती है भैया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है ना। सेल का एक सिंगल यूनिट डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मींस किसी भी सर्किट के हर कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम सेल करती है। अच्छा भैया देखो सेल क्या करती है और सेल का काम क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रखता है। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया इसमें? इट maintains potential difference which forces charge to move in a circuit। देखो सेल का काम क्या होता है भैया? सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रखता है ना। सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रखता है, जिसकी वजह से चार्ज क्या भैया पर? चार्ज बोलो इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, उस सर्किट में मूव करते हैं। मतलब भैया आप कहना क्या चाहते हो? देखो कोई भी सेल जो होता है ना, वो उस सर्किट में ना ही इलेक्ट्रॉन्स को देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन उस सर्किट से लेता है। तो फिर काम क्या करता है भैया? वो सेल जो करता है काम, वो इलेक्ट्रॉन्स को उस सर्किट में गोल गोल घुमाने का काम करता है। सेल क्या करता है भैया? उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को गोल गोल घुमाने का काम कर रहा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है आपने भैया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने क्या पढ़ा भैया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, और यहां पर हमने देखो क्या किया था, यहां पर हमने क्या किया था? एक बीकन लिया था भैया, हाँ, और उसमें हमने क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया था। उसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोलाइट बोले तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। ये क्या है? कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। और इसमें हमने क्या किया था? दो मेटल की रॉड को डिप कर दिया था भैया इसके अंदर। ठीक है, हाँ, अच्छा, और यहां पे हमने क्या है, इससे यहां पर एक वायर से हमने क्या है, रेजिस्टेंस लगा दिया था भैया। यहां पर क्या है, एक वायर से हमने यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया था, जिसका रेजिस्टेंस कितना था? आर ओम। ठीक है, हाँ, मान लो आर है इसका रेजिस्टेंस। अच्छा, अब देखो कोई भी जो सेल होती है ना, कोई भी सेल होती है, उसके अंदर क्या होती है भैया? हमारी एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। क्या होती है भैया? एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शंस
इस सेल के अंदर होती है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिन रिएक्शन के द्वारा सराउंडिंग में हीट क्या होती है? रिलीज होती है ना, जिनके द्वारा क्या है? सराउंडिंग में हीट रिलीज होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलती है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जब इसके अंदर क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है इस सेल के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? कुछ देर बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और वहीं पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। भैया ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोड सी तो है, इलेक्ट्रोड सी तो है, ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोड है। अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे एक के चार्ज आ गया नेगेटिव और एक पे आ गया पॉजिटिव, तो यहां पर इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बोलो, यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। हाँ, और जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो भैया यहां पर करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? बोलो, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो यहां पर करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? इस रेजिस्टेंस में से होकर, इस रेजिस्टेंस में होकर करंट फ्लो होगा नहीं होगा? मतलब यहां से इस रेजिस्टेंस में से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है भैया? करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? करंट फ्लो करता है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा? यहां पर जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किधर से किधर जाएंगे? ये जाएंगे हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये किधर से किधर जाएंगे भैया? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे। अच्छा भैया, अब ऐसा क्यों? हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहे हैं? सोचो, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होते हैं। आपसे कोई पूछे कि इस सेल में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जा रहे हैं? ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है तो इस जर्नी में इलेक्ट्रॉन्स के बैग में क्या है भैया? एनर्जी भर दी जाती है, एनर्जी भर दी जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी को लेकर क्या है? रेजिस्टेंस को देते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर रेजिस्टेंस को देते हैं। अच्छा भैया, तो यहां पर क्या हुआ? ये पूरी जर्नी चल रही थी। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जाते हैं? क्योंकि भैया सेल का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना। सेल का काम क्या होता है? सर्किट को कंप्लीट करना। और जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तभी तो क्या होगी? सर्किट कंप्लीट होगी। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तभी तो सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। यही तो बैटरी का मैकेनिज्म होता है भाई। बैटरी का मैकेनिज्म क्या होता है कि हमें सर्किट को कंप्लीट करना है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव पाएंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पर रोकेंगे नहीं, ये फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है इससे इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है एनर्जी, इससे इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही होती है एनर्जी, और ये इतनी एनर्जी ले लेते हैं भैया, ये इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अपोज करने लगती है भैया। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अपोज करने लगती है। क्यों भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कैसे करते हैं? अब ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर लगता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करना चाहिए। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पॉजिटिव पर जमा होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पर जमा नहीं होते, वो क्या है? फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही क्या करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर ही भारी पड़ गए भाई। समझ रहे हो भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो वहां पर लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रही नहीं होगी। फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी लेकर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी वजह से मूव करते हैं भैया? ये करते हैं ड्यू टू द एनर्जी। यहाँ पे क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उससे ये एनर्जी गेन करते हैं, और उस एनर्जी को गेन करके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं और क्या है? सर्किट को कंप्लीट करते हैं भैया। तो इसका मतलब हमने क्या जाना है यहाँ पर कि कोई भी जो सेल होती है या फिर कोई भी जो बैटरी होती है वो ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लेती है ना ही इलेक्ट्रॉन्स को देती है। वो क्या करती है? वो सर्किट को में अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गोल गोल घुमाने का काम करती है। वो क्या करती है? सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को गोल 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 घुमाने का काम करती है। यहां तक समझ में आया? चलो फिर आप बात करते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया? ठीक है। अब देखो बात करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। हेडिंग डालेंगे ईएमएफ। क्या हेडिंग डालेंगे भैया? हेडिंग डालेंगे आज की ईएमएफ। क्या हेडिंग डालेंगे? ईएमएफ। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या भैया ये ईएमएफ कोई फोर्स होती है? जी बिल्कुल नहीं। ये क्या है? कोई भी फोर्स नहीं होती है भैया। इसके नाम के पीछे तो फोर्स लगा है, भाई देखो किसी के नाम के पीछे फोर्स लगना से वो फोर्स नहीं बन जाती है। ये ईएमएफ क्या है? फोर्स नहीं है। ये आपको भाई साहब केवल क्या है, कंफ्यूज करने के लिए नाम रख दिया गया है इसका। देखो अगर मैं इसकी हिस्ट्री बात करूं, हिस्ट्री में, तो ईएमएफ क्या है? पहले इसका नाम हिस्ट्रिकल नाम है। ये क्या है? इसका हिस्ट्रिकल नाम है भैया ईएमएफ। लेकिन अब हमारे पास भैया इतना टाइम ही नहीं है कि हम इसके नेम को चेंज कर दें। हाँ, तो इसलिए इसका नाम क्या है? हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख रखा है। हाँ, अब देखो ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बैटरी ऑफर्ड, कैन बैटरी ऑफर्ड, है ना। जो बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी किसी भी बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। उसको क्या बोलते हैं भैया? ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे आप मार्केट गए और मार्केट से क्या किया आपने? एक नई बैटरी लेकर आई, ठीक है, तो उस बैटरी पर लिखा रहता है 20 वोल्टेज, है ना, कि ये क्या है? 20 वोल्टेज बैटरी सप्लाई करेगी। वो कंपनी क्या क्लेम करती है कि ये बैटरी जो है वो 20 वोल्टेज सप्लाई करेगी। लेकिन जब हम घरों में देखते हैं, है ना, जैसे हमने उसको किसी भी सर्किट में कनेक्ट किया, तो हम देखते हैं वहां पर वो बैटरी जो है वो 20 वोल्टेज सप्लाई नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम उस बैटरी में से करंट को फ्लो कराते हैं, तो जैसे ही उस बैटरी में से करंट फ्लो होगा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिक्रीज होने लगता है। जब भी किसी बैटरी में से करंट, या फिर जब भी किसी सेल में से करंट फ्लो करता है, तो उसका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ईएमएफ क्या होता है? जब भी हम कोई बाजार से नई बैटरी लेकर आते हैं, जब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब हमने उसको किसी भी सर्किट में नहीं लगा रखा है, प्योर बैटरी जो होती है उसको बोलते हैं हम उस समय पर जो उसकी ईएमएफ होती है, उस समय पर जो उसकी वोल्टेज होती है, किसी भी बैटरी की जो वोल्टेज जब हम उसको दुकान से खरीद कर लाते हैं, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। तो क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे इसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes या फिर टर्मिनल्स डाल दो, टर्मिनल्स ऑफ अ सेल when no current flows। जब वहां से क्या है? कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, उस समय पर जो इलेक्ट्रोड्स या फिर टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। अच्छा भैया करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम क्या इसको ओपन सर्किट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि ओपन सर्किट में से क्या है? करंट फ्लो नहीं होता है। तो ओपन सर्किट की जो ईएमएफ होती है, उसका वोल्टेज क्या है? ओपन सर्किट की जो सेल होती है, उसका जो वोल्टेज होता है, उसको हम ईएमएफ बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो भैया। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है भैया। ये क्या है? हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, और हमने क्या है? एमीटर लगा दिया है करंट की रीडिंग के लिए। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। अच्छा, 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है, और हमने इसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया है। इसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने क्या है? यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को भी लगा दिया गया है भैया। अच्छा, अब देखो, अगर मैं कहूं, अब हमारी ऑब्जर्वेशन, अब देखो हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, अगर हम इसकी कैलकुलेशन निकालें, हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? V अपॉन के R होता है करंट। हाँ, और V कितना है भैया? इसका ईएमएफ कितना है भैया? ईएमएफ है 12 वोल्ट। हाँ, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 4 ओम। यहां से 3 एम्पीयर का करंट फ्लो होना चाहिए, यहां से जो करंट फ्लो होना चाहिए वो 3 एम्पीयर का करंट फ्लो होना चाहिए। हाँ भैया, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहा हूं अभी। देखो, हाँ, अगर मैं ऐसे पोटेंशियल निकालूं, वोल्टेज निकालूं, तो वोल्टेज कितना होगा? I इंटू आर होगा। 3 इंटू 4 कर दो। हाँ, तो कितना होना चाहिए? 12 वोल्ट का होना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन जब एक्चुअल में ये बैटरी क्या है? इतने एम्पीयर करंट नहीं दे रही होती है, ना ही इतने वोल्टेज सप्लाई करती है। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूं इसकी, अगर मैं इसकी निकालूं, मतलब जब मैंने क्या किया? एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या देखी मैंने? रीडिंग देखी। तो एमीटर में जो रीडिंग आ रही थी, वो करंट की कितनी वैल्यू आ रही थी? 2 एम्पीयर। और जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही थी, वहां पर वोल्टेज कितनी आ रही थी? केवल और केवल 8 वोल्ट आ रही थी। मान लो कि ये क्या है? ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। देखो, मतलब एक्चुअल में यही वैल्यूज होंगी, कह नहीं सकते। मैं क्या है, इसको समझाने के लिए इसको हमने क्या किया है?
मान लिया इन वैल्यूज को, ठीक है, कि हाँ इतनी वैल्यूज आ रही होंगी करंट की एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में। अच्छा, तो हमने देखा कि जो करंट फ्लो हो रहा था हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 3 एम्पियर, लेकिन एमीटर में कितना आता है 2 एम्पियर का, और जो वोल्टेज आ रही थी वो 12 वोल्ट की थी, जो बैटरी क्लेम कर रही थी कि 12 वोल्ट की बैटरी होगी, हाँ सप्लाई करेगी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हमने रीडिंग देखी तो वोल्टेज कितनी सप्लाई कर रही थी, वो 8 वोल्ट की। तो भैया यहाँ पर ये 4 वोल्टेज कहां गई, 4 वोल्टेज कहां गई हमारी इस सेल की, तो 4 वोल्टेज क्या है, उस सेल के अंदर लगा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सेल के अंदर क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वो 4 वोल्टेज क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है। 4 वोल्टेज क्या है हमारी, 4 वोल्टेज कौन खा जाता है भैया, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कौन खा जाता है भैया, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, ठीक है, इसको लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस ऑफ why the electrolyte of the cell, electrolyte of cell to the flow of current, to the flow of current between its electrodes, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये स्मॉल आर, ठीक है, ये क्या होता है स्मॉल आर, ये है भैया इसका सिंबल, ठीक है। अच्छा, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये किसी भी सेल के अंदर होता है, किसी भी सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये सेल के बाहर, सेल के साइड में बनाया जाता है। देखो ये रही हमारे पास सेल, हाँ सेल के अंदर होता है, लेकिन बनाया कहां पर जाता है, ये मान लो ईएमएफ है, और ये क्या बनाया जाता है भैया, सेल के बाहर बनाया जाता है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां तक इंटरनल रेजिस्टेंस की सब कुछ बात समझ में आई। अब बात करते हैं भैया टर्मिनल वोल्टेज की, तो इसको नोट कीजिए, पहले नोट करेंगे इसको, कर लिया, चलो अब देखो जो करंट किसी भी बैटरी में से जब तक हमने करंट फ्लो नहीं कराया था तो उस समय पर जो बैटरी की वोल्टेज थी उसको बोलते हैं हम ईएमएफ, लेकिन उस बैटरी में से अगर हमने करंट को फ्लो करा दिया और उसके बाद जो बैटरी हमारी वोल्टेज सप्लाई करेगी, है ना, वोल्टेज जो सप्लाई करेगी उसको बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। उस वोल्टेज को क्या बोल देंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज। तो हेडिंग क्या रहेंगे भैया, टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, लिखो इसको लिखते हैं, चलो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, between two terminals of a cell when current is drawn। जब क्या है वहां से उस बैटरी में से अगर करंट फ्लो होने लग जाए उस समय पर जो बैटरी वोल्टेज सप्लाई करेगी उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम, उस वोल्टेज को बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब हमारी जो एक्सटर्नल सर्किट के अराउंड जो वोल्टेज होता है, एक्सटर्नल सर्किट के अराउंड जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या बनाया था अभी पिछले, अगर फिगर की बात करूंगा पिछली सर्किट की, तो हमारे पास ये 4 ओम का रेजिस्टेंस था, हाँ, और यहाँ पर क्या था, हमारी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, हाँ भैया, और यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस था हमारा, बिल्कुल भैया। और अब देखो, अब यहां से हमारा करंट कितने एम्पीयर का फ्लो रहा था, 2 एम्पीयर का, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो यहां पर हमारा ये कितने ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, 2 ओम का, हाँ भैया, 2 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ भैया। क्यों, क्योंकि 2 + 4 कितना हो गया, 6, और 12/6 कितना आता है, 2 एम्पीयर का, हाँ भैया। अब देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी थी, 8 वोल्ट की थी, हाँ, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो कितनी आएगी भैया, यहाँ पर 4 वोल्ट की थी। क्योंकि 4 वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा था, हाँ, ये क्या है हमारा आर एक्सटर्नल है, आर एक्सटर्नल है या नहीं है, और ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे ये क्या है, देखो ये इनको बोलते हैं हम टर्मिनल्स ऑफ द सेल, टर्मिनल्स ऑफ द सेल, इनको क्या बोलेंगे, टर्मिनल्स ऑफ द सेल, इनको बोलेंगे टर्मिनल्स ऑफ द सेल। क्योंकि देखो ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके अंदर आता है भैया, सेल के अंदर ही तो आता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हमारा किसके अंदर आता है, सेल के अंदर, हाँ। तो इन दोनों को मैं क्या मान लूं, टर्मिनल
ऑफ द सेल मान लूं, इन दोनों को भी टर्मिनल ऑफ द सेल मान लूं। अच्छा, अब इन दोनों टर्मिनल्स के अराउंड जो हमारी एक्सटर्नल सर्किट है उसके अराउंड जो वोल्टेज होगा, उसके अराउंड जो वोल्टेज होगा कितना है 8 वोल्ट, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। देखो इसको टीवी से डिनोट कर लो या फिर बी से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। जैसे अब यहां पर अगर मैं बी लिखूं तो वो क्या होगा ई माइनस के आई इंटू आर, आई इंटू स्मॉल आर। यहां पर बी क्या है टर्मिनल वोल्टेज, ई क्या है ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है 12 वोल्ट, और यहां पर आई क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अच्छा, आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर देखो ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज का। अगर मैं यहां पर देखो हमारी टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, देखो यहां पर ईएमएफ कितना है, ईएमएफ कितना है भैया 12 वोल्ट का, हाँ करंट कितना जा रहा है 2 एम्पीयर का, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 12 माइनस के कितना होगा 12 माइनस के 4 यानी 8 वोल्ट का क्या होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगी, यानी टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी 8 वोल्ट। और ये क्या है, ये क्या है एक्सटर्नल वोल्टेज है, नहीं है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है भैया। हाँ, तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। अच्छा भैया, अब देखो इस चीज का प्रूफ दे दो। अगर आपसे कोई कहे कि भैया इसका प्रूफ दो, V इक्वल टू कितना होता है E माइनस के IR, इसका प्रूफ क्या है भैया आपके पास। देखो मान लो कि मेरे पास कोई ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर क्या है हमारा कोई एक सेल लगी हुई है, यहाँ पर क्या है सेल लगी हुई है जिसकी ईएमएफ कितनी है E, और यहाँ पर हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट है मेरे पास B, ये पॉइंट क्या है मेरे पास B है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास B है। अब मान लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है BA और इस पॉइंट का पोटेंशियल है BB, इस पॉइंट का पोटेंशियल है BB, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है भैया हमें R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें R। अब जो हमारा पाथ है वो कैसे है B से A की तरफ है, हमारा पाथ कैसे भैया B से A की तरफ हमारा पाथ है, B से A की तरफ जब हमारा पाथ है तो यहाँ पर देखो लिखेंगे कैसे इसको, पहले हम क्या जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है BB। हाँ, अब देखो फिर हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस, और देखो रेजिस्टेंस अब हमारा इसमें करंट कैसे फ्लो रहा है भैया, देखो करंट हमारा फ्लो रहा है ऐसे, करंट कैसे फ्लो रहा है भैया ऐसे, ऐसे हमारा आई करंट यहां से क्या है फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, तो करंट कैसे जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। अच्छा, तो हमें क्या लिखा जिस पॉइंट से उस पॉइंट का पोटेंशियल BB। अब हम हमारे रास्ते में पहले क्या आया इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसका कैसा पॉइंट है एंड, कैसा एंड है पॉजिटिव एंड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस के आई इंटू आर, माइनस के आई इंटू आर। फिर हमारे पास क्या रहा ईएमएफ, ईएमएफ कितना है प्लस ई, और ये किसके इक्वल है भैया, ये किसके इक्वल होगा पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट कौन सा है BA। हाँ, तो अगर यहां से मैं BA माइनस के BB अगर निकालना चाहूं तो वो कितना होगा E माइनस के IR होगा, नहीं होगा। हाँ, और BA माइनस BB क्या है, BA माइनस BB क्या है, यही तो टर्मिनल वोल्टेज है। हाँ, तो E माइनस के IR, अरे टर्मिनल वोल्टेज का था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ, तो V इक्वल टू कितना होगा E माइनस के IR, B इक्वल टू कितना होगा E माइनस के IR। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहां पर क्या करूं, V की जगह पे क्या रख दूं I इंटू R रख सकता हूं, I इंटू R रख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है R। हाँ, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना है E माइनस के I इंटू R, तो ईएमएफ कितना होगा, ये ईएमएफ अगर मैं यहां से निकालूं तो वो कितना होगा IR प्लस के IR, ठीक है, I कैपिटल R प्लस के I स्मॉल r, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, मैं यहां से I कॉमन ले लूं वो होगा R प्लस के R, R प्लस के R, और यहां से जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी ईएमएफ अपॉन के R प्लस के R, ईएमएफ अपॉन के R प्लस के R, ये हमारी क्या है करंट की वैल्यू यहां से हो जाएगी। ये क्या है हमारे पास यहां से करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन दोनों फॉर्मूलों को क्या है आप याद कर लेना, इन दोनों फॉर्मूलों को क्या है भैया आप याद कर सकते हो। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ केसेस की बात करूं, अब ध्यान से सुनना मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि मेरे पास जो करंट है, करंट जो फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में से अगर वो जीरो हो जाए तो करंट को जीरो रख दूं मैं क्या करूं, देखो केस वन की अगर मैं बात करूं तो केस वन क्या है, मेरे पास ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ओपन सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट जीरो। हाँ, तो यहाँ पर B जो है टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ की इक्वल हो जाएगी, भाई टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होगी ईएमएफ के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर क्या है I जीरो होता है भैया, यहाँ पर I जीरो होता है। अच्छा, और देखो केस टू अगर मैं बनाना चाहूं, केस टू बनाना चाहूं, केस टू अगर मैं यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दूं, इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दूं तो ये क्या होगी भैया आइडियल सेल होगी, आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब R इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तभी B जो होगी हमारे टर्मिनल वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा। हाँ, तो भैया टर्मिनल वोल्टेज के बारे में क्या जाना कि जब भी किसी बैटरी में से करंट फ्लो करता है उसके बाद जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती है, जो वोल्टेज सप्लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। हाँ भैया, अब फिर हमने क्या देखा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कहता है ईएमएफ माइनस के I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस।
हाँ भैया, तो देखो उसके हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, बी इक्वल टू ई माइनस के आई आर, और अगर हम करंट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ई अपॉन के आर प्लस आर, ई अपॉन के आर प्लस आर। ईएमएफ क्या है, ये ई का है ईएमएफ ऑफ द सेल, आर क्या है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या है स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो अगर ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, जीरो, तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसकी इक्वल होगी, ईएमएफ ऑफ द सेल की। अगर मैं कहूं आइडियल बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही होता है आइडियल बैटरी का, हाँ भैया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी किसके इक्वल होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद क्या है, एक आधा सवाल करते हैं इस पर, ठीक है, पहले नोट कीजिए इसको बढ़िया तरीका से। तो आइए आप बढ़ते हैं सवालों की तरफ, और इस पर क्या है एक आधा सवाल कर लेते हैं भैया, ठीक है। देखो हमारे पास कहीं सर्किट दी हुई है, और इस सर्किट में वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 998 ओम। अच्छा, और देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल दी हुई है भैया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेल। अच्छा, और इस सेल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ दी सेल कितना है, 12 वोल्ट। हाँ, और इस सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम। सॉरी, यहाँ पर जो ईएमएफ है वो कितनी है, 2 वोल्ट की, और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम का। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का। अच्छा भैया, अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 998 ओम। कितना है, 998 ओम। अब अगर मैं मुझसे क्या पूछा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। अगर मुझे वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूं, इस सर्किट में पहले करंट निकाल लूं, भाई करंट की वैल्यू निकाल लूं, जिससे क्या होगा, अगर मैं करंट निकालूंगा यहां से तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा सकता हूं, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस पता है, आई मैं सर्किट का निकाल ही लूंगा, तो मैं क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं यहाँ से वोल्ट मीटर के अक्रॉस। अच्छा भैया, अब देखो, अब तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू कितना होता था, E अपॉन के R प्लस R पढ़ा था भैया, अभी पढ़ के आए हैं इस फॉर्मूले को, हम बिल्कुल पढ़ के आए हैं, है ना। अच्छा, कैसे पढ़ के आए भैया, इस फॉर्मूले को जरा ड्राइव करके दिखाइए। देखो एक बार मैं फिर से आपके लिए इसको ड्राइव कर रहा हूं, तो V इक्वल टू कितना होता था भैया, E माइनस के I इंटू आर, हाँ, और B को कितना लिख सकता हूँ, I इंटू कैपिटल R, E माइनस के I R। तो अगर मैं ऐसे EMF लिखना चाहूँ तो कितना होगा, E R प्लस के I R, सॉरी I R प्लस के स्मॉल r। तो यहाँ से EMF कितना होगा, I दोनों से कॉमन ले लो, R प्लस के R, R प्लस के R, तो यहाँ से EMF जो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आती है, E अपॉन के R प्लस के R, E अपॉन के R प्लस R। E क्या होता था, EMF ऑफ द सेल, R क्या होता था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल r क्या होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी भैया। अब देखो यहाँ पर हमें करंट का फॉर्मूला पता चल गया, अब यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या है, B इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले में पुट कर हम क्या है, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो I होगा वो कितना होगा, EMF कितना है हमारे पास, 2 वोल्ट। अच्छा भैया, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 998 प्लस, और स्मॉल r कितना है हमारे पास, 2, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 10, 2 अपॉन के कितना होगा, 1000, 2 अपॉन के 1000, देखो ध्यान से, 2 अपॉन के 1000 होगा। हाँ, इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये क्या निकल के आया हमारे पास, करंट निकल के आया। अच्छा, B इक्वल टू कितना होता है भैया, आई आर होता है, B इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, तो यहाँ से B कितना होगा, I कितना हमारे पास, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 998, कितना होगा, 998। अच्छा, अब जो V होगा वो कितना होगा, अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा यहां से तो कितना होगा, ये 996, कितना होगा, V कितना आएगा भैया, 1996 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको ये कितना लिखा है, 1.996 वोल्ट लिखा हुआ है भैया, 9.996 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1.996 वोल्ट। कितना होगा, 1.996 वोल्ट। यहां तक नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करें। अच्छा, अब देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या है कि हमारे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है भैया, कितना 55 ओम का हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है भैया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है भैया, और इस सेल का जो EMF है वो कितना है, EMF जो है सेल का वो 3 वोल्ट है। अच्छा, और इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 55 ओम है। कितनी है भैया, 55 ओम है। एम मीटर के जो अक्रॉस रेजिस्टेंस है, एम मीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम का है। अच्छा, और यहाँ पर जो करंट आ रहा है, करंट कितना, अब देखो हमने एम मीटर में रीडिंग देखी तो करंट कितना है भैया, यहाँ पर 50 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर का जो करंट है वो क्या है, इस एम मीटर से क्या है, पास हो रहा है। मतलब एम मीटर में रीडिंग कितनी आ रही है, 15 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर।
अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ये भैया क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये गिवन था। अच्छा, तो अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालूं इस सर्किट का, अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा भैया टोटल रेजिस्टेंस? वो कितना होगा देखो, 55 ओम प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी 56 प्लस आर, 56 प्लस आर ओम क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल रेजिस्टेंस होगा। हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। हमें क्या है, वैल्यू निकालनी है आर की। हमें देखो करंट पता है, ईएमएफ हमें पता है कितना है, 3 वोल्ट। हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता था, जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी, यहां से हम कितना निकाल सकते हैं, देखो भैया इस वाले फॉर्मूले से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ई अपॉन के आई लिख सकते हैं, ईएमएफ अपॉन के करंट, ईएमएफ अपॉन के करंट। देखो ये क्या था, टोटल रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 56 प्लस आर, 56 प्लस आर। अब ईएमएफ कितना है 3, और करंट कितना दिया है हमें 50 अपॉन के 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अच्छा, अब 10 अपॉन 50 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 10 अपॉन 50 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 0.06 इंटू 10 टू द पावर 3। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो 56 प्लस आर है वो किसके इक्वल आएगा भैया, 0.06 इंटू 10 टू द पावर 3 के इक्वल, 10 टू द पावर 3 के इक्वल। भैया कैसे, जब मैंने 3 को 50 से डिवाइड किया था कितना आया, 0.006, सॉरी 0.06, और 10 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर लेकर तो कितना हुआ, 10 टू द पावर 3। तो यहां से अब जो आर होगा वो किसके इक्वल होगा, 60। अब देखो 60 प्लस 50, सॉरी 60 माइनस 56, 60 माइनस के 56, तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा भैया यहां से, 4 ओम। तो हमने क्या किया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाला क्योंकि तीनों सीरीज में थे, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला सेल का। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए।